हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल डोगमा ने एक थ्योरी दिया था जिसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। एक और प्रोसेस है डीएनए से डीएनए का बनना जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन। आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत ही ज़रूरत है लाइक और सब्सक्राइब का, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। डीएनए रेप्लिकेशन में जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे हमारा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, ये एक पॉलीमर है जिसका जो मोनोमर होता है वो है न्यूक्लियोटाइड। क्या है पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या का बना होता है, ये मेनली 3 चीज़ से बनता है। एक जो है वो है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अभी जो ये पेंटोज शुगर है ये क्या है, जैसा कि आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड था ये मेनली कार्बन 3 से लेके कार्बन 7 तक बना हुआ था। तो जो मोनोसैकेराइड कार्बन 5 का बना होता है इसको क्या कहते हैं, कार्बन 5 वाला मोनोसैकेराइड को क्या कहते हैं, पेंटोज। और उसके स्ट्रक्चर जब उससे एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो वो हो जाता है 3 ग्रुप पे। जब एक OH ग्रुप निकल जाता है तब उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हमारा ये जो पेंटोज शुगर था वो कहाँ से आया। ठीक है, चलिए हम नाइट्रोजिनस बेस के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, ओसा बेस जहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन ये सब प्रेजेंट हो। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन, पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन का याद करने का क्या तरीका है, सिर्फ एक सिंपल सा कोड याद रखिए। आप सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, पूजा। क्या करते हैं हम, पूजा। पूजा हमेशा हम उनके कौन भगवान का करते हैं, 2 भगवान का, या तो राम सीता, राधा कृष्णा। इसका मतलब प्यूरिन में जो भी साइकिल होगा वो कैसा साइकिल होगा, डबल साइकिल होगा। पायरिमिडीन में सिंगल साइकिल होगा। तो पूजा का तो मतलब समझ गए। तो PU से होता है प्यूरिन, GA, जी क्या है, ग्वानिन, और A क्या है, एडेनिन। इसका मतलब कि प्यूरिन में 2 चीज़ प्रेजेंट होता है, एडेनिन और ग्वानिन। कितना इजीली बता दिया। अगर प्यूरिन कोई भी पूछेगा कि प्यूरिन में कितने सर्किल होते हैं, तो इसमें 2 सर्किल होते हैं। कैसे याद रखेंगे, पूजा से। पूजा हम हमेशा कितने भगवान का करते हैं, 2 भगवान का एक साथ करते हैं। तो अब G और A क्या है, तो G से हो जाएगा ग्वानिन, A से हो जाएगा एडेनिन। तो आपका प्यूरिन कंप्लीट। अब चलिए पायरिमिडीन पढ़ते हैं। पायरिमिडीन में क्या क्या होता है, तो पायरिमिडीन में होता है साइटोसिन, ये क्या है, थाइमीन, और ये यूरासिल। लेकिन जो थाइमीन है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। ऐसे 5 मिथाइल यूरासिल को ही थाइमीन कहते हैं। यू से क्या होता है, तो होता है यूरासिल। और थाइमीन किसको कहते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल को। ठीक है, तो सिंपल है, थाइमीन कहाँ पे आ जाएगा,
तो डीएनए में आएगा और यूरासिल आरएनए में आएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई कोडिंग होगी, ठीक है, तो ए के साथ अगर डीएनए का स्ट्रैंड रहा तो टी बनेगा, लेकिन अगर आरएनए का स्ट्रैंड रहेगा तो क्या बनेगा, यू बनेगा। तो हम अभी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। तो इसमें एक का जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी होगा। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते जिसमें क्या था, डीएनए से आरएनए का बनना, वहाँ पर क्या होगा, ए के जगह ए के साथ यू कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब क्या है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस राइबोज शुगर क्या मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन या पायरिमिडीन प्लस अभी जो शुगर पढ़े थे राइबोज शुगर, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो जो हमारा एडेनिन था वो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन बन जाएगा। जो हमारा ग्वानिन था वो ग्वानोसिन बन जाएगा। साइटोसिन था वो बन जाएगा साइटिडीन। क्या बन जाएगा, साइटिडीन, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सीन है इसलिए वो दीन में बदल जाता है। थाइमीन है तो इसमें भी INE है तो वो बदल जाएगा थाइमिडीन में। फिर से एडेनिन एडिनोसिन, ग्वानिन ग्वानोसिन, साइटोसिन तो साइटिडीन, थाइमीन थाइमिडीन। आपको समझ में आ गया न्यूक्लियोसाइड क्या है। अब देखिए, अब जो आप पढ़े क्या था, डीएनए का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड नहीं, साइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा टाइड क्या होता है। तो जब जो अभी पढ़े क्या, न्यूक्लियोसाइड पढ़े ना, तो न्यूक्लियोसाइड में जब हम फास्फेट को जोड़ देते हैं, फास्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है। तो अब इसको क्या कहेंगे, एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस है। जब न्यूक्लियोसाइड बनता है तो इसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन। क्या कहते हैं, एडिनोसिन। लेकिन अगर जब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो इसको कहते हैं एडिनाइलिक एसिड। क्या कहते हैं, फिर से अच्छा से लिख देती हूँ, एडिनाइलिक एसिड, या क्या कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर दो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब कि बताती हूँ, देखिए जैसे कि ग्रुप क्या बना, ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, ये शुगर है और ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसको कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन अगर यहाँ पर दो फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो इसको कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो आपको पता है क्या है, ATP। क्या है ये हमारा, ATP। तो इस तरह हमारा बनता है, ठीक है। तो बाकी ग्रुप का देख लेते हैं। एडेनिन का क्या हो गया था, एडिनाइलिक एसिड। ग्वानिन का क्या हो जाएगा, ग्वानालाइलिक एसिड। साइटोसिन का साइटिडाइलिक एसिड। थाइमीन का क्या हो जाएगा, थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है। समझ में आ गया। अब तो आपका क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। तो इसमें जो टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट क्या होता है, जिसका हम कॉपी करते हैं, वो कौन सा स्ट्रैंड होगा, डीएनए होगा। जैसा कि हमें पता है डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। और ये स्ट्रैंड एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब अगर एक स्ट्रैंड 5' से 3' होगा तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, 3' से 5' होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो 5' 3' है और जो 3' 5' है, ये क्या है, दोनों हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। अब ये दोनों में लड़ाई हो गया है। क्या हो गया है, लड़ाई हो गया है। तो
तो हस्बैंड को भी एक क्या मिलेगा, एक अलग लड़ाई होके दोनों में डाइवोर्स हो गया है। अब हस्बैंड भी क्या कर रहा है, एक शादी कर रहा है, वाइफ भी क्या कर रहा है, एक शादी कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इससे आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझने में बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, क्या था, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दोनों का डाइवोर्स हो गया। ठीक है, जो हस्बैंड है वो क्या है, 5 to 3 डायरेक्शन है, और जो वाइफ है वो क्या है, 3 to 5 डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हस्बैंड वाइफ का दोनों का क्या हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया और डाइवोर्स हो गया। अब जो हस्बैंड एक वाइफ लेके आता है, वो वाइफ बहुत ही अच्छी सुधरी हुई रहती है और कंटिन्यूसली वर्क करती है, और वर्क किस डायरेक्शन में करती है, 5 से 3 डायरेक्शन में। ठीक है, अब वाइफ है, ठीक है, पत्नी है, पत्नी को पति मिला, वो पति कभी चल रहा है, फिर बदल गया, फिर चल रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे समाज में औरतों को ज़्यादा मान्यता नहीं दिया जाता है। तो जो भी लड़के आते हैं वो सिर्फ यूज करने के लिए आते हैं, तो बस वो यूज करते हैं, निकल जाते हैं, यूज करते हैं, निकल जाते हैं, यूज करते हैं, निकल जाते हैं। तो ये बात मैंने आपको क्यों समझाया, अभी आगे जो पढ़िएगा तो आप देखिएगा डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है। ठीक है, 5 से 3 और 3 से 5 दोनों क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जो रेप्लिकेशन होगा 5 to 3 में, तो आपको पता है रेप्लिकेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, 3 से 5 में होगा। ठीक है, तो और ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ऊपर 3 की तरफ क्या बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले को क्या बताया था, हस्बैंड वाला में जो वाइफ मिलती है वो क्या मिलती है, कंटिन्यूअस मिलती है, मतलब जीवन भर चलती है, क्योंकि हस्बैंड तो ऑलरेडी क्या है, पहले ही पछता चुका है खराब वाइफ लेके, तो अब अगला बार जो लाएगा वो क्या लाएगा, बहुत अच्छा लाएगा। इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ बनता है वो क्या बनता है, कंटिन्यूअस, पूरी लाइफ चलेगा। ठीक है, लेकिन वाइफ, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी एक मर्द से झल्लाई हुई है। लेकिन इस समाज में जो ऐसी औरत होती है, मैंने डाइवोर्स जिसका होया रहता है, उसको लोग वैल्यू नहीं देते हैं। तो जो इस वाइफ में जो भी लड़का आएगा वो कुछ टाइम के लिए आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर लड़का आया निकल गया, फिर लड़का आया निकल गया। ये भी 5 से 3 में ही आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो रेप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। कौन सा स्ट्रैंड, लैगिंग, हमेशा पीछे रह जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम मेनली रेप्लिकेशन क्या में सीखेंगे, तो रेप्लिकेशन मेनली हमें 2 सेल में सीखना है। आपको पता है यहाँ पे मेनली 2 सेल का रेप्लिकेशन होता है, या तो प्रोकैरियोट का हो रहा है या यूकैरियोट का हो रहा है। तो प्रोकैरियोट में किस टाइप का डीएनए पाया जाता है, प्रोकैरियोट में जो डीएनए पाया जाता है उसको कहते हैं सर्कुलर डीएनए, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सर्कुलर होगा। और जो हम लोग में पाया जाता है वो होता है लीनियर डीएनए। कैसा, लीनियर डीएनए। तो जो प्रोकैरियोट्स में मॉडल होगा वो है क्यू मॉडल, वो क्यू मॉडल को फॉलो करेगा। लेकिन जो हमारा है डीएनए वो किसको फॉलो करेगा, बाई शेप रेप्लिकेशन को। जैसे कि हमारा क्या था, 2 स्ट्रैंड था, यहाँ से टूट गया, फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, बाई शेप स्ट्रक्चर है। तो आपको इतना समझ में आ गया, प्रोकैरियोट सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए वो क्यू मॉडल को फॉलो करता है, क्यू मॉडल को। और यूकैरियोट्स का लीनियर डीएनए होता है, इसलिए वो किसका फॉलो करता है, वाई शेप रेप्लिकेटिंग फॉर्क को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये मेनली होता कहाँ है, तो ये होता है न्यूक्लियस में। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और ये कब होता है, ये इंटरफेज, आपने सुना होगा इंटरफेज के सब ग्रुप एस फेज में होता है। किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। हमेशा याद रखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है और इंटरफेज के सब ग्रुप एस फेज में होता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड। ठीक
ठीक है। क्या हो सबसे पहले करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे न्यूक्लियोटाइड का। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है जैसे कि DAMP, ये क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको हमको एक्टिवेट करना है तो हमें तो पहले ATP की ज़रूरत पड़ेगी और क्या की ज़रूरत पड़ेगी, एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ये जो DAMP है ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये बाद में चेंज हो जाएगा DADP, क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और बाद में चेंज हो जाएगा DATP। ये जो फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव और स्टेबल है, तो यहाँ पर आकर हमारा रिएक्शन रुक जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मतलब कि हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिव हो जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन के, किस एंजाइम की मदद से, फॉस्फोरेज, ठीक है। यहाँ तक समझ के आ गया। सिर्फ एडिनोसिन नहीं, बाकी जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं जैसे कि ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, टाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, सब क्या हो जाता है, एक्टिव होकर बन जाएगा क्या, जैसे ग्वानिन है तो वो बन जाएगा GTP, साइटिडीन है तो वो बन जाएगा CTP, ऐसे करके पूरा एक्टिव हो जाता है सब, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, तो जैसे कि हमने न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव कर दिया, अब क्या खोजना है, रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसको कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। स्टेप 2 क्या होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को खोजना कि कहाँ से हमको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। तो इसमें मेनली 2 सेल में हम देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्या देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में देख रहे हैं और यूकैरियोटिक में देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो DNA होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, तो इसमें सिर्फ एक होगा क्या, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिर्फ एक जगह रेप्लिकेशन होगा। लेकिन यूकैरियोटिक का DNA क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, 2.2 मीटर का होता है। तो इसमें जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ORI भी कहते हैं। ये बहुत सारा होता है, माने मेनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI होता है। यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में क्या था, इंसिजन, मतलब जहाँ पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिला उसको क्या करना, काटना, सिर्फ एक दाग लगाना, काटना नहीं, दाग लगाना, ठीक है। ये मेनली किसके द्वारा किया जाता है, तो एक एंजाइम होता है इंडोन्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम होता है, इंडोन्यूक्लिएज। इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। कहीं पर भी काटने छाटने की बात आती है तो ये हमारा इंडोन्यूक्लिएज वहाँ पे पहुँच जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आया है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं, तो इंडोन्यूक्लिएज को कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे कि हमारा ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडोन्यूक्लिएज आ गया और ये क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा काट देगा, ठीक है। तो हमारा क्या कर दिया, एक निक या कट कर दिया, कौन, इंडोन्यूक्लिएज। कहाँ पर करता है, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे करता है। बहुत जगह करता है क्योंकि ये यूकैरियोट का है, लेकिन हम सिर्फ एक जगह को लेके एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में क्या है, अनबाइंडिंग या अनजिपिंग करना। जैसा कि आप अपना पैंट होता है ना, उसका जिप देखते हैं ना, तो उसका जिप कैसा होता है, स्टार्टिंग में इस तरह से होता है। जब आप बीच वाला को नीचे की ओर सरकाते हैं तो कैसा बन जाता है, इस तरह का बन जाता है। इसी को कहते हैं अनजिपिंग करना। मतलब कि हमारा DNA इस तरह का है, लीनियर है। जब यहाँ पर से हाइड्रोजन ये ग्रुप होता है वो क्या होता है, हमारा इंडोन्यूक्लिएज के द्वारा वो काट दिया जाता है। तो ये जो शेप हो जाएगा इस तरह का होगा। कैसे होगा बताती हूँ, सिर्फ ये याद रखिए कि अनबाइंडिंग या अनजिपिंग करना, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा जो हमारा DNA है वो क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, तो डबल बीच में क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा,
डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, C और G है तो यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऐसे ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो अनबाइंडिंग करना मतलब क्या करना, इसका कट करना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है एक एंजाइम के द्वारा जिसका नाम है हेलिकेज। क्या नाम है, हेलिकेज। इसका क्या काम होता है, अनबाइंडिंग करना DNA का, जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, हेलिकेज का दूसरा नाम रेप प्रोटीन भी है। कौन सा प्रोटीन, रेप प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। जैसा कि पता है आपको A और T में कितना बॉन्ड होता है, डबल। C और G में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल। तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। आप 2 लोगों को मारना है, 3 लोगों को मारना है, आप समझ सकते हैं कौन ज़्यादा मरेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया है। स्टेप 4 में क्या हुआ, अनबाइंडिंग ऑफ DNA किसके मदद से, तो हेलिकेज की मदद से। अब स्टेप 5 में आते हैं, इसमें क्या होगा, यूज करेंगे SSBP का। अब SSBP क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका मतलब क्या होगा, जब हमारा स्ट्रैंड ऐसे अनजिप हो जाएगा तो ये फिर एक दूसरे के पास आना चाहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, जब स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब लड़ाई होता है तो कुछ दिन के बाद वो क्या सोचते हैं कि चलो मिल जाते हैं, जब गुस्सा ठंडा होता है। तो इन दोनों को रोकने का काम कौन करेगा, SSBP। समझ लीजिए कि ये क्या है, इन दोनों का फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है। ठीक है, ये क्या होगा, इसके स्टैंड पे आके जुड़ जाएगा और ये क्या करेगा, इसको पास जाने से रोकेगा। मतलब कि ये है प्रिवेंट करता है फिर से इंटर कॉइलिंग करने में। ठीक है, SSBP क्या करता है, इंटर कॉइलिंग होने से रोकता है। SSBP का क्या फुल फॉर्म है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे जुड़ता है, दोनों स्ट्रैंड पे नहीं जुड़ता। मतलब एक स्ट्रैंड पे अलग और एक स्ट्रैंड पे अलग, और दोनों को एक दूसरे से अलग रखेगा। मतलब ये अनबाइंडिंग का काम करता है और कॉइलिंग से रोकता है। तो आपको समझ में आ गया कि अनबाइंडिंग कैसे रहता है, ये दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं जाता है। जैसे होते हैं ना बीच में लड़वाने वाले, तो पति पत्नी तो अलग हो गए, अब ये दोनों मिलना भी चाह रहे हैं। तो कुछ लोग जो चुगलखोर होते हैं वो इसका शिकायत, अरे तुम्हारा पति तो किसी लड़की के साथ घूम रहा है, तो अरे तुम्हारा वाइफ तो किसी और के साथ घूम रही है। तो अगर ये दोनों एक होना भी चाहें तो एक नहीं हो सकते। क्यों, इन चुगलखोरों के कारण। और ये जो चुगलखोर हैं यही हैं SSBP। समझ में आ गया, कहानी से समझ में ज़्यादा आता है। अब हमारा 6 स्टेप क्या है, तो ये जो क्या है, अब ये जो जैसे कि हम ये क्या है, हमारा DNA है। ठीक है, इस तरह का DNA है। जब ये वाला पाथ करता है तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन बढ़ जाता है। ये टेंशन को कम कौन करता है, इस टेंशन को कम करने के लिए एक एंजाइम होता है, टोपो आइसोमरेज। जैसे आप एक रस्सी लेते हैं, ठीक है, रस्सी को एक दूसरे से दूर कीजिए, देखिए नीचे में कितना टेंशन होगा। तो उसी टेंशन को रिलैक्स करने के लिए कौन आता है, टोपो आइसोमरेज होता है। अब पति पत्नी में जान लीजिए कि अब क्या हो गया, चुगलखोर लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो उसके साथ घूम रहा है, वो उसके साथ घूम रहा है। ठीक है, तो अब टेंशन हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है दोनों में। तो अब क्या होगा, जो हस्बैंड है, ठीक है, वो उसकी वाइफ कहेगी तुमको अपनी एक्स वाइफ से क्या मतलब है, बताओ, तुम तो मेरे साथ आ गए। जो वाइफ है उसका हस्बैंड कहेगा बताओ तुमको अपने हस्बैंड से क्या मतलब है, तुम तो मेरे साथ रह रही हो। तो इससे क्या होगा, दोनों का टेंशन ख़त्म होगा। तो ये जो फ्यूचर में आए हैं वो क्या हैं, टोपो आइसोमरेज। ये क्या कर रहे हैं, टेंशन कम कर रहे हैं। तो टी से क्या होता है, टेंशन। तो ये हमारा टेंशन कम करने वाला कौन सा है, टोपो आइसोमरेज। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि हमारा DNA फाइनली एक दूसरे से अलग हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा, अब हस्बैंड और जो हस्बैंड है वो वाइफ से शादी करेगा, करना तो ज़रूरी है। जो वाइफ है वो नए हस्बैंड से शादी करेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर मतलब पंडित। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, प्राइमर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक
प्राइमर चाहिए तो प्राइमर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 DNA स्ट्रैंड है, ठीक है। एक है 5' to 3', एक है 3' to 5'। जो हमारा रेप्लिकेशन होगा, जो प्राइमर जुड़ता है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर वाला मान लीजिए हस्बैंड है, नीचे वाला वाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्राइमर जुड़ेगा कहाँ पर, 3' में। क्यों? क्योंकि इसको रेप्लिकेशन करना है इससे और। तो ये जो रेप्लिकेशन करेगा वो 5' to 3' करेगा। तो जुड़ेगा कहाँ पे, 3' में जुड़ेगा। यहाँ पर 3' कहाँ पे है, यहाँ पर। तो ये जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो हमारा DNA स्ट्रैंड मेनली कहाँ कहाँ पे जुड़ा, एक प्राइमर इधर आ गया, एक प्राइमर इधर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला था 5' to 3', दूसरा था 3' to 5'। तो प्राइमर कहाँ पर जुड़ता है, तो 3' पे जुड़ता है। क्यों? ताकि पोलीमराइजेशन हो सके किस ओर, 5' to 3' के डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा क्या हो गया, प्राइमर पंडित जी आ गए दोनों तरफ, हस्बैंड की तरफ भी वाइफ की तरफ भी। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है प्राइमर का कि ये सिर्फ बाइंड करता है 3' इंद। जो DNA था ना टेम्पलेट का, उसके ये 3' इंद पे आता है। तो इस थ्योरी से भी हम जान जाएंगे कि ये सिर्फ जो प्राइमर आएगा वो 3' में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको 3' to 5' पॉलीमराइजेशन करवाना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हमारा अठवां स्टेप है वो क्या है, अठवां स्टेप है वो क्या है, तो अठवां स्टेप में बढ़ने से पहले हम DNA पॉलीमरेज के बारे में जानते हैं। किस एंजाइम के बारे में, DNA पॉलीमरेज। इसको हम कह सकते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। क्यों? जो हमारा स्ट्रैंड है वो क्या है, DNA है। जो ये जो प्राइमर, ये जो हमारा बनेगा स्ट्रैंड, ये भी क्या है, DNA है। तो DNA से बन रहा है, इसलिए इसका क्या नाम रखा, DNA डिपेंडेंट। और पॉलीमरेज क्या कर रहा है, दूसरा DNA बना रहा है, इसलिए इस एंजाइम का क्या नाम है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो DNA स्ट्रैंड है ये, ठीक है। और इससे क्या बनता है, RNA बनता है। तो इस एंजाइम का क्या नाम रखाएगा, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि DNA पॉलीमरेज क्या काम करता है। तो ये मेनली काम किया था, एक तो ये जो न्यूक्लियोटाइड था उसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, ताकि नया DNA का ये सिंथेसाइज कर सके। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रोसेस, ठीक है। ये बिगिनिंग था, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले DNA रेप्लिकेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, DNA पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, और इसका जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। DNA पॉलीमराइजेशन ये मेनली होता किस डायरेक्शन में, तो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, पहले से ही 3' OH होना चाहिए। बताऊंगी ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग 3' OH बताऊंगी आगे। चलिए, इसमें क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, वो भी कौन सा टेम्पलेट, DNA का टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम एक स्पेशल कोफैक्टर है। कोफैक्टर क्या करता है, मेनली रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे काम करेगा। एक और एंजाइम की ज़रूरत है, DNA पॉलीमरेज। ये मेनली सिंथेसिस करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, ये भी हम देखेंगे। ये हमारा क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये हमारा प्राइमर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर ऐड करेंगे। तो मैग्नीशियम कोफैक्टर ऐड किए तो क्या होगा, ये हमारा जो ये फास्फोरस है इसको पॉजिटिव चार्ज देगा। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, 3' पे OH रहना चाहिए। क्यों, ये OH सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या था, एक्टिवेशन ऑफ ये डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट, ठीक है। जैसे कि एडेनिन रहा तो डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, उसको क्या करते थे, एक्टिवेट करके
ATP में बदलते थे। तो वही प्रोसेस पहला कर रहे हैं, क्या, एक्टिवेशन। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें फास्फोरस चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर चाहिए। मैग्नीशियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज देगा किसको, फास्फोरस को। और ये फास्फोरस क्या है, जहाँ पर OH था, 3' पे OH था ना, कहते उसी OH पे आके ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैग्नीशियम क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो पॉजिटिव चार्ज देने के बाद क्या होता है ना, जो OH में इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड बना लिया। तो इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यूज होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यूज होता है। और वो क्या होता है, फास्फोरस जुड़ जाता है और बाकी जो 2 बॉन्ड है वो बाहर निकल जाते हैं। और इससे हमारा क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो समझ गए कि कैसे न्यूक्लियोटाइड एक्टिव होता है। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इसमें फास्फोरस एक निकल जाता है। ऐसे ही अगले में होता है, अगला कोई ग्रुप आया तो वो क्या करेगा, मेनली 3' के OH पे आके अटैच हो जाएगा। मैग्नीशियम फास्फोरस को चार्ज देगा और फिर वो वाला वो जो फास्फोरस है वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और बाकी 2 फास्फोरस निकल जाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये A है, तो देखिए यहाँ पर A आके जुड़ गया और यहाँ पर P का बॉन्ड बन जाएगा। ये A थोड़ा आगे है, बॉन्ड इस तरह बनता है। ये ऑक्सीजन क्या होगा, इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पर P का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर A आके जुड़ जाएगा। देखिए A के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड। और इसी को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैग्नीशियम क्या काम किया है, चार्ज देने का काम किया है। तो समझ गए एक्टिवेशन कैसे होता है न्यूक्लियोटाइड का। अब 3' कहाँ, अब बता रहा है कि स्ट्रक्चर में 3' OH कहाँ पे होता है। तो जैसा कि आपको पता है क्या होता है, इसमें पेंटोज शुगर होता है जिसको हम राइबोज कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, OH होगा, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर क्या होगा, CH2OH होगा, ठीक है। CHOH हाइड्रोजन हट जाएगा। ये तो होता है, ये एक है मेनली राइबोज का। तो इससे RNA का फॉर्मेशन होता है। DNA में क्या होता है, सेकंड पे जो OH होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नया फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा वो ये 3' पे आके जुड़ता है। यहाँ पे 1 2 3 का जो OH है इस पे क्या होगा, नया फॉस्फोरस ग्रुप आके जुड़ता है और बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर जो फैला है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आके जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो जो DNA का पॉलीमराइजेशन होगा वो मेनली 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। और ये आँख मूंद कर याद कर लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, स्टार्टिंग में बताया था, वही जो स्टार्टिंग में बताया था उसी को ये आगे बढ़ा रहा है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक में कैसे DNA का रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या है, बहुत पेरेंटल स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, DNA है, तो दोनों क्या कर रहा है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको कौन तोड़ेगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम किसका है, हेलिकेज, ठीक है, हेलिकेज। समझ में आ गया। इसमें मेनली 2 पॉलीमरेज का काम होता है, DNA पॉलीमरेज 1 और DNA पॉलीमरेज 3 का काम होता है। और ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। DNA पॉलीमरेज का मेन काम क्या होता है, ये एक तो रिपेयरिंग मतलब कि एक रेप्लिकेशन में काम करता है, ऊपर से पीछे से देखते जाता है कि कोई गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये एक्सोन्यूक्लियेज का भी काम करता है। क्या का, एक्सोन्यूक्लियेज का काम करता है, लेकिन सिर्फ 3' to 5' डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमारा DNA पॉलीमरेज 1 ये क्या काम करेगा, तो ये जो बीच बीच में प्राइमर हमारा आ गया था ना, उस प्राइमर को हटाने का काम करेगा। और ये एक्सोन्यूक्लियेज का काम करता है दोनों डायरेक्शन में, 3' to 5' डायरेक्शन में भी और 5' to 3' डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, गलती हो रहा है तो उसको सही करेगा। DNA पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, 3' to 5' में, लेकिन DNA पॉलीमरेज 1 दोनों डायरेक्शन में करेगा, 3' to 5' में भी और 5' to 3' में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, मान लीजिए 2 फ्रेगमेंट के बीच में स्पेस हो गया है, तो लाइगेज क्या करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, दोनों तरफ से एक्सोन्यूक्लियस करता है। कहाँ कहाँ से, 5' to 3' से और 3' to 5' से। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। और जो हमारा पॉलीमरेज 3 है वो सिर्फ एक तरफ से करता है। लाइगेज क्या करेगा, दो ओकाजाकी के बीच में जो जगह बनता है उसको ये जोड़ने का काम करता है। मतलब ये लाइगेज क्या करता है, ग्लू का काम करता है। तो अब क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से, हेलिकेज का क्या काम था, अनबाइंडिंग करना। एसएसबीपी का क्या काम था, वो दोनों एक दूसरे के पास ना आ सके ये देखना। प्राइमेज क्या था, प्राइमर को लाके यहाँ पे छोड़ देता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमर को आगे बढ़ाता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड लाएगा यहाँ जोड़ देगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड लाएगा यहाँ पे जोड़ देगा। ये दलाल की तरह काम करता है, तरह तरह के लड़की ला के दिखाता है हस्बैंड को भी और तरह तरह का लड़का दिखाता है वाइफ को भी। ठीक है, तो ये प्राइमर का काम है क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड को लाने का। और धीरे धीरे उसके बाद क्या करेगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड का बनेगा, एक लीडिंग स्ट्रैंड, एक लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या हो गए, जो मेनली प्राइमर बनेगा, जो स्ट्रैंड बनेगा वो छोटा छोटा सा बनेगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब हस्बैंड को लाइफ लॉन्ग वाइफ मिल जाती है। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, ये दोनों के बीच में जो प्राइमर था अलग अलग उसको हटाएगा, मतलब जो दलाल आ गया था उसको अलग कर देगा। ठीक है, और उसके बाद लाइगेज क्या करता है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ऐड कर देता है, मतलब ये ग्लू की तरह काम कर देता है। ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का समरी था। अगले वीडियो में हम ये यूकेरियोटिक के डीएनए का रेप्लिकेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।